नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पनाज। और यूक्रेन में अमेरिका जिस तरह से तेवर दिखा रहा है उससे युद्ध और भीषण होने का अंदेशा बढ़ता जा रहा है। रूस भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, लेकिन इस सबके बीच सबकी निगाहें आकर टिक गई हैं प्रधानमंत्री मोदी और भारत पर। जी हां, अमेरिका की तरफ से भी ये बयान आ रहे हैं कि सिर्फ मोदी ही हैं जो ये युद्ध रुकवाने की दिशा में काम कर सकते हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है और सबकी निगाहें क्यों भारत और प्रधानमंत्री मोदी पर आके टिक गई हैं? क्या वाकई में मुमकिन है पीएम मोदी के लिए युद्ध रुकवाना? अगर हां तो कैसे? इसी पर खास मेहमानों के साथ खास चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अब तक इस युद्ध की स्थिति जान लीजिए। रूस और यूक्रेन के बीच जंग के 2 साल 4 महीने पूरे हो चुके हैं। रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमला बोल दिया था। इस वॉर में अब तक रूस और यूक्रेन को दोनों तरफ से भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेन के 10,582 सिविलियन युद्ध में मारे जा चुके हैं। 600 से ज्यादा बच्चे मारे गए हैं। यूक्रेन में 45 लाख लोग शरणार्थी जीवन जीने को मजबूर हो गए हैं। लेकिन आपको बताएं कि जो नुकसान इस जंग में यूक्रेन की जमीन पर हो रहा है, रूस को भी युद्ध में बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। अगर बात करें रूस की, तो वहां भी लगातार आपको बता दें अर्थव्यवस्था पर 16,000 से ज्यादा प्रतिबंध जो हैं रूस के ऊपर लगाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उसकी छवि की बात करें तो ये तमाम चीजें जो हैं वो रूस को भी झेलनी पड़ रही हैं। तो यहां से अब युद्ध किस ओर जा रहा है? क्या पुतिन जिस तरह की शख्सियत के लिए जाने जाते हैं, 24 साल से जिस तरह से वो सत्ता पर काबिज हैं, तो क्या अब पुतिन जो हैं वो यूक्रेन को तबाह बर्बाद करके ही मानेंगे, या फिर पुतिन खुद भी इस युद्ध से थक चुके हैं? तो ये कई सवाल हैं। हमने जैसे आपको बताया कि 10,582 सिविलियन जो हैं वो अपनी जान गंवा चुके हैं, 600 बच्चे, 45 लाख शरणार्थी। तो ये स्थितियां हैं इस भयावह युद्ध की। और आप देखिए कि 8,182 टैंक जो हैं उसका रूस को नुकसान हुआ है, 15,732 लड़ाकू विमान, 15,110 आर्टिलरी, 1,119 रॉकेट सिस्टम जो हैं वो तबाह बर्बाद हुए हैं। मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम 800 से ज्यादा बर्बाद हुए, एयरक्राफ्ट 361, हेलीकॉप्टर्स 326, क्रूज मिसाइल 2,392, वॉरशिप 28, एक पनडुब्बी, यूएवीज जो हैं वो 12,000 से ज्यादा इस युद्ध में रूस को नुकसान हुआ है। तो नुकसान दोनों तरफ हो रहा है। हथियार जमकर इस्तेमाल हो रहे हैं, यूक्रेन को तो हथियारों की सप्लाई हो रही है। इस युद्ध में दोनों देशों के सैनिकों का भी बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसा नहीं है कि यूक्रेन अगर छोटा देश है तो रूस के सामने वो डटकर नहीं लड़ रहा है, वो भी लड़ रहा है। और नतीजा ये हो रहा है कि रूस को भी अच्छा नुकसान होता है तो उसके बाद वो डबल पावर से रिटेलिएट करता है। यूक्रेन के 31,000 सैनिक मारे जा चुके हैं, रूस के 50,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। रूस और यूक्रेन के बीच दुश्मनी 2014 से ही शुरू हो गई थी। 2014 में रूस ने यूक्रेन की 16,000 वर्ग मीटर जमीन पर कब्जा कर लिया था, जिसमें क्रीमिया, डोनेट्स्क और लुहांस्क जैसे इलाके शामिल थे। और 2022 के बाद रूस ने यूक्रेन की 46,000 वर्ग मीटर जमीन पर फिर से कब्जा किया है। मतलब बीते 10 साल में यूक्रेन की 62,000 वर्ग मीटर जमीन जो है वो रूस हड़प चुका है। तो ये विस्तारवाद की रूस की नीति है। लेकिन रूस कहता है कि भाई नाटो देश में अगर यूक्रेन शामिल होना चाह रहा था, जिस तरह से उसके ऐलान थे वो नहीं होना चाहता था, वो अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करना चाहता था, तो उसके अपने तर्क वहां पर नजर आ रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच जो है वर्ल्ड वॉर 2 की सिचुएशन के बाद ऐसा लगता है कि दुनिया में अगर देखें तो युद्ध भले ही इन दो देशों के बीच में लड़ा जा रहा हो, लेकिन जिस तरह से नाटो देश एक तरफ खड़े हैं, चीन रूस के साथ खड़ा हुआ है, तो वहां पर क्या कुछ स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं और सबकी निगाहें क्यों बार बार जाकर भारत और प्रधानमंत्री मोदी पर आकर टिक रही हैं? क्या वाकई में ऐसा मुमकिन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये युद्ध जो है वो रुकवा सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे, यही जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जो हैं वो इस वक्त जुड़ रहे हैं। आपको बता दें उससे पहले कौन कौन से वो इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा रूसी कब्जा जो है हो चुका है। डॉनबास, खार्किव, मैरियोपोल, मेलिटोपोल, आव्दीइवका, बाखमुत, खेरसान, बर्दयांस्क, आर्मियांस्क, माफ कीजिएगा। तो ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर रूस अपना कब्जा जमा चुका है। रूस यूक्रेन जंग को एक लंबा वक्त हो चुका है। जंग जो है कहीं रुक रही हो। आमतौर पे कहा जाता है कि जंग शुरू करना बेहद आसान है, लेकिन जंग को खत्म करने के रास्ते, क्योंकि उसमें कौन विनर है, कौन जीता, क्या हुआ, कैसे ये जंग रुकेगी, कौन बो डाउन करेगा, तो ये तमाम सवाल हैं जो यहां उठ खड़े हुए हैं।
कहां जाकर युद्ध रुकेगा, क्या इस युद्ध को रुकवाने में भारत की भूमिका रहेगी, इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए हम अपने एक्सपर्ट पैनल के पास चलते हैं। हमारे साथ दीपक वोरा जी भी जुड़े हुए हैं और उसके अलावा हमारे साथ कुछ खास मेहमान जो हैं वो भी जुड़ रहे हैं। सभी का तारुफ आपसे एक के बाद एक करवाऊंगी, लेकिन इससे पहले जरा एक और बड़ी खबर आ रही है। पिछले 48 घंटों की बात करें तो इस बीच आपको बता दें, यूक्रेन ने रूस पर एक बार फिर बड़ा हमला बोला है। यूक्रेन के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने समंदर में रूस की 15 बोट्स को तबाह कर दिया है। जी हां, आप ये तस्वीरें देखिए, 15 बोट्स को तबाह कर दिया गया है। तो एक बार फिर बड़ा हमला है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये डिफेंस ऑफ यूक्रेन की तरफ से तस्वीरें जो है साझा की गई हैं हमले की। किस तरह से इस जंग में यूक्रेन भी हार मानने को तैयार नहीं है। अमेरिका उसके ऊपर लगातार हथियारों की सप्लाई कर रहा है। पिछले 48 घंटे में यूक्रेन ने रूस पर कई घातक हमले किए हैं। पहले रूस ने, आपको बता दें, जिस तरह से अस्पताल की बिल्डिंग को टारगेट किया था, जिसकी आलोचना काफी दुनिया में भी हुई, सभी ने उसकी निंदा की कि बच्चों को अस्पताल को टारगेट नहीं बनाया जाना चाहिए, लेकिन रूस भी जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार था। तो अब यूक्रेन ने जवाबी कार्रवाई की है। यूक्रेन ने रूसी टैंक को उड़ाया है। रूसी टैंक को एंटी टैंक माइंस उड़ाया गया है। एक धमाके में रूसी टैंक तबाह हो गए हैं। यूक्रेन की 79th एयर असॉल्ट ब्रिगेड ने ये हमला किया है। तो देखिए कि किस तरह से ये रूसी टैंक जो है इसको नेस्तनाबूद कर दिया गया है और 79th एयर असॉल्ट ब्रिगेड जो है यूक्रेन की, उन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है। तो तस्वीरें देखें आप, रूस एक शक्तिशाली टैंक यूक्रेन की वॉर जोन में आकर कैसे वो हमले का शिकार होता है। थोड़ी ही दूर पर चल के एक धमाका होता है और टैंक में आग लग जाती है। दरअसल यूक्रेन की असॉल्ट ब्रिगेड ने वहां माइंस बिछा दी थी। रूसी सैनिकों को ये बात पता नहीं थी और उन्हीं माइंस से ये ब्लास्ट हुआ है, जिसमें ये पूरी तरह से टैंक जो है नेस्तनाबूद हो गया। दरअसल गुरिल्ला वॉरफेयर भी चल रही है वहां पे। यूक्रेन में लगातार हमेशा कहा जाता था कि ह्यूमन शील्ड, सिविलियन जो वहां पे तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी आड़ में, और ग्राउंड जीरो से वो ज्यादा बेहतर तरीके से वाकिफ हैं, चाहे वो टेरेन हो, ज्योग्राफिकल एरिया हो या मौसम हो, हर चीज़ में उनको एक एडवांटेज है, जाहिर सी बात है। तो ऐसे में वहां पर ज़्यादा नुकसान जो है वो रूस का कई बार होता है। खार्किव रीजन में रूसी सेना और यूक्रेन की सेना के बीच अभी भी, जब हम आप और बात कर रहे हैं, भीषण जंग अभी भी चल रही है। यूक्रेन ने रूसी टैंकों पर हमला किया है। यूक्रेन की खार्कटिया ब्रिगेड ने हमला बोला है। T-64BB टैंक से यह हमला किया गया है। तस्वीर आप देखिए, ये एक बार फिर से खार्किव में भी किस तरह से दोनों मुल्कों के बीच में संघर्ष चल रहा है। यूक्रेन किस तरह से अपने देश को बचाने के लिए रूस की शक्तिशाली सेना से लड़ रहा है। आप तस्वीरें देखिए कि किस तरह से रूसी टैंकों में एक तरफ आग लग रही है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है, अपने ऊपर होने वाले मिसाइल हमलों को रोका जा रहा है, और रशियन टैंक्स को खासतौर से जो माइंस हैं उनको बिछाकर उनकी सहायता से एक तरह से उनको इल्यूजन में रखते हुए वहां पर गुरिल्ला वॉरफेयर करते हुए इन हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। ड्रोन से अटैक हो रहे हैं, सो अलग हैं। तो लगातार आप देख रहे हैं कि जमीन पर अभी जंग जो है इंटेंस हो गई है, इंटेंसिफाई हो गई है। पहले मिसाइल हमले हो रहे थे, ड्रोन से हमले हो रहे थे और फाइटर जेट्स इस हमले में कूदे हुए थे। लेकिन जैसे जैसे वॉर लंबी खिंचती जा रही है तो हम देख रहे हैं कि अब जब वॉर लंबी खिंचती है तो फुट सोल्जर्स जो हैं वो ज़्यादा बड़ा मोर्चा संभालते हैं। जब आपको कब्जा करना होता है, कहीं ना कहीं ज़मीन आपको कब्जानी है, तो फुट सोल्जर्स ही आपके आगे आते हैं। रूस के विनाशकारी हमले भी जारी हैं। ऐसा नहीं है कि यूक्रेन ही सिर्फ जवाबी कार्रवाई कर रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव के चिल्ड्रन हॉस्पिटल में रूसी सेना ने मिसाइल अटैक किया था। इस हमले में मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 43 हो गई है, जिनमें मासूम बच्चे शामिल हैं। 170 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। रूस ने कीव के सबसे बड़े बच्चों के अस्पताल में यह हमला किया था, जहां मरीजों की भीड़ थी। रूसी मिसाइल अटैक में अस्पताल किस तरह से एक हिस्सा जो है उसका बुरी तरह से गिर गया था, धुएं का गुबार वहां पर उठने लगा था, वो तस्वीरें सबने देखी थी और कि उसकी निंदा जो है, आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि युद्ध की भेंट अगर बच्चे चढ़ते हैं तो इससे ज्यादा दुखद कुछ नहीं हो सकता है। यूक्रेन भले ही रूस से बहुत कमजोर नजर आता है, लेकिन वो युद्ध क्षेत्र में न सिर्फ डटा हुआ है बल्कि रूस को मुंहतोड़ जवाब भी दे रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यूक्रेन की तोप कैसे रूसी सेना पर लगातार गोले बरसा रही हैं। रूसी सेनाओं को पीछे धकेलने की कोशिश में कामयाब हो रही हैं। यूक्रेन की गुरिल्ला वॉरफेयर से परेशान रूस अब वहां के रिहायशी इलाकों को भी निशाना बना रहा है, क्योंकि यूक्रेन पर यह भी आरोप लगता है कि जो रिहायशी बस्तियां हैं वहां पर आप एक तरह से खुद को माउंट कर लेते हैं और वहां से हमले करते हैं। अब रूस जो है इन तमाम एरियाज को आइडेंटिफाई कर रहा है जिनको टारगेट किया जा रहा है। लोगों को जानमाल का नुकसान हो रहा है। रूस पर आरोप लग रहे हैं कि आप सिविलियन एरियाज को भी टारगेट कर रहे हैं, लेकिन रूस का तर्क है कि आपने उन सिविलियन एरियाज को जो है गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए इस्तेमाल किया है। आप इल्यूजन क्रिएट करते हैं, सैनिकों की गाड़ी की बजाय आप सिविलियन कार्स यूज करते हैं। तो इस वजह से अब रूस भी इस तरह के ठिकानों को टारगेट कर रहा है।
रूस और यूक्रेन के बीच ये जंग आने वाले दिनों में क्या कुछ मोड़ लेने वाली है, कोई नहीं जानता है। अमेरिका और नाटो देशों ने पूरी तरह से यूक्रेन को मदद का भरोसा दिलाया है, लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं ये पूरी दुनिया जानती है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था की हालत देखें तो वहां मौजूदा हालात को देखते हुए सवाल उठने लगे हैं कि आखिर ये जंग कब तक, आखिर इतने बड़े पैमाने पर नुकसान कब तक। नुकसान रूस को भी हो रहा है, लेकिन रूस को जिस तरह से अमेरिका ने कोशिश की थी कि अलग थलग कर देगा, अपनी सुप्रीमेसी जो है वो साबित करेगा रूस के ऊपर, अलग थलग रूस ऐसा हो गया हो रशिया, ऐसा नहीं होता हुआ नजर आया। साथ ही साथ उसके व्यापार की बात करें तो वो भी कम हुआ हो, ऐसा आंकड़े तो कम से कम नहीं कह रहे हैं। तो अमेरिका के लिए भी ये प्रेस्टीज का इशू है कि आखिर अगर उसके सामने रूस यूं डटकर अकेला तमाम 16,000 से ज्यादा प्रतिबंध नाटो देशों के साथ भी अगर आके खड़ा हो जाता है तो क्या कुछ मैसेज देंगे। क्या ये अमेरिका की सुप्रीमेसी को चैलेंज करना नहीं होगा, और क्या रूस की ये बढ़ती मजबूती जो है, जिसे चाइना की बैकिंग भी है, तो वो क्या एक बार फिर से दुनिया में दो धड़े जो है बना रही है, और ऐसे में भारत की भूमिका क्या होगी। इन तमाम पहलुओं पर लगातार हम चर्चा करेंगे। ये तमाम डिटेल्स आपको हम बता रहे हैं। तो क्या एक्सपर्ट मान रहे हैं कि यूक्रेन में वॉर गेम अब बदलने वाला है। अमेरिका और नाटो देशों ने मिलकर यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट देने का वादा किया है। इसका पहला बैच जल्द ही यूक्रेन पहुंचने वाला है। इसमें एडवांस रेडार सिस्टम लगा है जो दुश्मन के विमानों को बहुत जल्द पहचान कर उन्हें धाराशाही कर देता है। घातक एडवांस मिसाइल सिस्टम से लैस है। इनकी रफ्तार 2414 किलोमीटर प्रति घंटा है। F-16 को आसमान का सबसे घातक फाइटर जेट कहा जाता है क्योंकि 4220 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन को ढेर कर सकता है। यह 50,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकता है और वहां से अटैक करता है। अमेरिका समेत 25 देशों के पास यह घातक विमान F-16 मौजूद है। लेकिन हथियारों की यह होड़ आखिर कहां तक जाएगी और रूस यूक्रेन युद्ध कब तक चलेगा? क्या इसका कोई अंत है? यही हम चर्चा करेंगे। और भारत की भूमिका क्या होगी? क्या वाकई में भूमिका हो भी सकती है या फिर सिर्फ एक पोस्चरिंग की बात होती है? पुतिन की शख्सियत पर भी बात होगी और युद्ध किस तरह से अंत होते हैं यह भी हम समझने की कोशिश करेंगे। अनेक विषयों पर हमने बातें की और मुझे खुशी हुई कि यूक्रेन के विषय में हम दोनों अपने अपने विचार खुले मन से, विस्तार से हम उसकी चर्चा कर पाए और बड़े आदर के साथ एक दूसरे के विचारों को हमने सुनने समझने का प्रयास किया। आज ग्लोबल साउथ की दुनिया में शांति की जो आकांक्षा है, अपेक्षा है, उसको भी मैंने भली भांति कल आपके सामने प्रस्तुत किया था। एक्सेलेंसी, युद्ध हो, संघर्ष हो, आतंकवादी हमले हो, मानवता में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति जब जानहानि होती है तब बहुत पीड़ित होता है। लेकिन उसमें भी जब मासूम बच्चों की कत्ल होती है, मासूम बच्चों को मरते हुए देखते हैं, तब हृदय छलनी हो जाता है और वो दर्द बहुत भयानक होता है। और इस विषय में भी आपसे विस्तार से चर्चा हुई। एक्सेलेंसी, एक मित्र के नाते मैंने हमेशा कहा है कि हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए शांति सर्वाधिक आवश्यक है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते। बम, बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं और हमने वार्ता के माध्यम से ही शांति के रास्ते अपनाने होंगे। और शांति की बहाली में भारत हर संभव सहयोग करने के लिए तैयार है। और आपका भी सानुकूल विचार सुनकर के मुझे बहुत खुशी हुई और मैं भी आपको भी आश्वस्त करता हूं और विश्व समुदाय को भी आश्वस्त करता हूं कि भारत शांति के पक्ष में है और शांति के लिए मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन की कल बातों को सुनकर के मेरे मन में एक आशा पैदा हुई है।
चलिए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आशान्वित हैं। अमेरिका की तरफ से भी जो बयान आया है उसमें भी मोदी जी से बहुत आशाएं हैं। हालांकि जेलेंस्की इस मुलाकात से थोड़े नाराज देखे, होने लगा कि बहुत दुख की बात है। नाम हालांकि उन्होंने अपने उस एक्स पर लिखे मैसेज में नहीं कहा था, लेकिन इस सब के बीच में इस आशा की वजह क्या है? क्यों भारत की तरफ सभी उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं? क्या व्यवहारिकता में ये मुमकिन है? और पुतिन जैसी शख्सियत इस युद्ध को कहां ले जाकर मानेगी? और क्या डिफेंस के जो बड़े बड़े दिग्गज होते हैं, जो इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनीज होती हैं, तो वहां पर उनकी कितनी बड़ी भूमिका होती है जब इस तरह के युद्ध होते हैं? तो उस चीज को भी हम डिकोड करने की कोशिश यहां करेंगे। हमारे साथ पूर्व विदेश सचिव शशांक जी जुड़ चुके हैं, दीपक वोरा जी पूर्व राजनयिक हमारे साथ हैं, सुरेश गोयल जी पूर्व राजनयिक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, और एसडी मुनि जी पूर्व राजनयिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सभी से चर्चा करेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने क्यों इनसे युद्ध खत्म कराने की उम्मीद कर रही है, और इसके संकेत अमेरिका के रक्षा विभाग के क्यों कहा गया है? अमेरिका के जो स्पोक्स पर्सन थे, उन्होंने, जो प्रेस सेक्रेटरी, उन्होंने क्या कुछ कहा, किस तरह से उन्होंने कहा कि भाई मोदी जी से क्यों उम्मीद जताई है कि जो दोस्ती है, जो केमिस्ट्री है, क्या वो एक बहुत बड़ी वजह है इसके पीछे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच में जो आपस में दोस्ती है, जिस तरह से उन्होंने अपने फार्म हाउस में, बहुत कम लोगों को वो होस्ट करते हैं, तो वहाँ पर होस्ट किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के तमाम दबावों के बावजूद, आलोचनाओं के बावजूद रूस से कच्चा तेल खरीदा। हालांकि उसमें इंडिया का अपना हित था, लेकिन जब यूएन में भी प्रस्ताव आते हैं खिलाफ में, तो वहां पर भी रूस के खिलाफ वोट ना करना। तो तटस्थ जो भारत रहा है, अमेरिका से भी अच्छी दोस्ती रखी है, तो क्या वही एक मीडिएटर की भूमिका निभाएगा? इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। नरेंद्र मोदी से ही युद्ध खत्म कराने की उम्मीद पूरी दुनिया क्यों पाले हुए है, इसका संकेत अमेरिका के रक्षा विभाग ने भी दिया है। अमेरिका पहले मोदी के मॉस्को जाने और पुतिन से गले मिलने पर भड़का हुआ था, लेकिन बाद में उसे भी एहसास हुआ कि मोदी ही इस युद्ध को खत्म करा कर शांति ला सकते हैं। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की प्रवक्ता मार्गरेट मैक्लॉड का यह बयान बहुत कुछ कहता है कि मोदी इस युद्ध में क्यों और कैसे बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। अमेरिका इंडिया समेत हमारे तमाम सहयोगियों से कह रहे हैं कि यूक्रेन का टिकाऊ शांति के लिए रूस पर जोर दे कि वो यूक्रेन से निकले। ये युद्ध का युग नहीं है, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है। और हम जानते हैं कि इंडिया रूस के साथ काफी अनोखी रिश्ता है। हमारी ख्वाहिश ये है कि इंडिया उनके अनोखी रिश्ता इस्तेमाल करके रूस पर जोर दे कि ये यूक्रेन पर जंग जो वो कर रहे हैं वो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का उल्लंघन है। चलिए, और हमारे साथ तमाम खास मेहमान हैं। सबसे पहले दीपक वोरा जी, आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आप ही से शुरुआत करते हैं। ये बताइए कि अमेरिका की तरफ से भी ये बयान आ रहा है कि अगर कोई इस युद्ध को रुकवा सकता है तो प्रधानमंत्री मोदी हैं, ऐसा क्यों? आभारी हूं मैम, आपने ये मौका दिया अपने स्टूडियो में आने का, आपसे बातचीत करने का, और जिस तरह से आप समझा रही थी मुद्दे को, यू आर आउटस्टैंडिंग लाइक योर चैनल, बहुत अच्छा लगता है। अब आपसे एक शिकायत भी है, यू हैव कॉल्ड सम ऑफ इंडियाज बेस्ट एम्बेसडर्स, मैं उनके सामने कुछ नहीं, और मेरे गुरु फॉरेन सेक्रेटरी शशांक भी मौजूद हैं। सर, आपकी इजाज़त से कुछ कहना चाहता हूँ, आपके चरणों में बैठ के बहुत कुछ मैंने सीखा है। मैम, ये 2 साल हुए हैं, तो ये जो बुड्ढन साहब हैं, ये बुजुर्गवार जो वॉशिंगटन में बैठते हैं, कुछ लोग उनको कहते हैं द विम्प ऑफ वॉशिंगटन, तो वो बोले इंडियाज पोजीशन इज शेकी। फिर उनका डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आके कहता है अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। बाद में उसको नौकरी से निकाल दिया था। अब हमारे पीछे पड़ गए हैं कि आप जरा कुछ करिए, पुतिन साहब से बात करिए। अरे डायरेक्टली क्यों नहीं बात करते हो? डायरेक्टली आप इसलिए नहीं बात करते, आपने कहा वो कातिल है, मर्डरर है, वॉर क्रिमिनल है, तो वो आपकी बात क्यों सुनेगा? नहीं तो आपको डायरेक्टली बात करनी चाहिए। अगर आपकी समस्या है पुतिन के साथ पश्चिमी देशों की, वो आपकी आपस की समस्या है, मेरा क्या लेना देना है उसके अंदर? ये पहली चीज। मैडम, ऐसे मौके पर मध्यस्थता करना या मध्यस्थता का सोचना भी इट्स एन ऑब्सीन जोक। जो मीडिएशन होता है वो तब सक्सीड करेगा जब दोनों तरफ तैयार है। आपने वो जो बैठा हुआ है बेगिंस्की, क्या नाम है वो जोकर सर्कस का, जो यूक्रेन में है, क्या बोलता है कि ये सबसे भारत के राजदूत दुनिया के सबसे बड़े कातिल से गले मिल रहे थे। और टाइगर, एक तरफ तेरा जो चाचा है बैठा हुआ वॉशिंगटन में कहता है कुछ करो, दूसरी तरफ से तू गाली दे रहा है। मेक अप योर माइंड, तुम चाहते क्या? उसको गाली देनी है या उसके साथ तुम समझौता करना चाहते हो? मैडम, फाइनली जस्ट गिव मी 30 सेकंड्स मोर। आपको ये बता देता हूं कि 3 हमने संदेश दिए हैं। एक, अमेरिका को संदेश साफ चला गया इस विजिट से कि आप हमारे नए दोस्त हैं, लेकिन हम पुरानी दोस्ती त्यागते नहीं हैं। सिर्फ लेगेसी नहीं है सोवियत संघ की, बहुत सी और चीजें हैं जो हम
रशिया के साथ हम करना चाहते हैं। मैम 11 टाइम जोन्स हैं उस देश में, इतना बड़ा देश है जो ऊपर बैठा हुआ है, उससे हम दुश्मनी नहीं चाहते। दूसरा मैसेज रूस को गया है कि टाइगर आपको हम बहुत पसंद करते हैं लेकिन नए भी हमारे मित्र हैं, तो आप समझ जाइए आपकी दुश्मनी उसके साथ है, मेरी दुश्मनी ना आपसे है ना उससे। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण संदेश गया है चीन को कि ये मैरीटाइम कॉरिडोर की हम बात करते हैं ना, चेन्नई व्लादिवोस्टॉक, ये सामान जाएगा रूस के लिए हमारे पानी के जहाजों में और साउथ चाइना सी से होता हुआ जाएगा। चीन कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि ये सामग्री रूस के लिए। और फाइनली जो हमने तेल खरीदा था डिस्काउंटेड प्राइसेस में, उसके रुपए जो हमारे बैंकों में पड़े हुए हैं, मैडम ये आप देखेंगी कुछ टाइम में ये समझौता होगा कि वो पैसे रशियन कंपनीज भारत में इन्वेस्ट करेंगी जॉइंट प्रोडक्शन के लिए। सो ये सब तरफ के लिए जीत है, खासतौर भारत की जीत। तीनों पक्षों को देखते हुए इंडिया हैज बीन द विनर थ्रू दिस विजिट। चलिए, तो दो मुल्कों की लड़ाई के अंदर कहीं ना कहीं हम अपना फायदा, हम अपने हित जो है वो देख रहे हैं। लेकिन शशांक जी, आपसे समझना चाहेंगे कि अगर अमेरिका की तरफ से भी ये बयान आता है और तमाम लोग लगातार एक्सपर्ट्स भी ये कहते रहे हैं कि भारत एक बड़ी भूमिका निभा सकता है, एक हम अगर समझना चाहें तो वो भूमिका क्या होगी, कैसे होगी और क्या वाकई में वो भूमिका कहीं ठहरती भी है? जो अमेरिकन एक्सपर्ट्स इस तरह की बात कह रहे हैं कि भारत की भूमिका हो सकती है यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकवाने में, मैं समझता हूं कि ये अमेरिका की जो इंटरनल डिबेट चल रही है इस समय कि जो हमला किया जा रहा है यूक्रेन पर, उसकी वजह एक यह भी है कि यूक्रेन को नेटो का सदस्य बनाकर नेटो के जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं वो यूक्रेन और रूस की सीमा पर लगाए जाने हैं। और वो लगातार जो है नेटो के जितनी भी मीटिंग्स होती हैं उसमें यूक्रेन को बुलाकर यही समझाया जाता है कि हम आपके साथ हैं पूरे तरीके से। लेकिन इंटरनल डिबेट चल रही है अमेरिका में कि ये सही बात है कि नहीं, और कोई लॉन्ग टर्म पीस प्लान है अमेरिका का या नहीं है, या खाली हथियार बनाते जाएंगे, देते जाएंगे, उसमें यूरोपियन देश भी उनको पैसे देंगे और रूस का पैसा जो वहां पर जमा है उसको फ्रीज कर दिया जाएगा, उसको इस्तेमाल किया जाएगा इन हथियारों को बेचने में। और चूंकि अमेरिका डॉलर प्रिंट करता है, साल में शायद $1 ट्रिलियन प्रिंट कर देता है, तो इसलिए पैसे की चिंता नहीं है उन्हें, अनलिमिटेड उनके पास जो है वो रिकोर्स है। तो ये सब बातें देखते हुए मैं समझता हूँ कि ये इंटरनल डिबेट का मसला अमेरिका का ज्यादा है, बजाय इसके कि वाकई में भारत कुछ इस तरीके की पहल करने की अपनी तरफ से कोशिश करे। मैं समझता हूँ कि भारत ने जो कहा कि युद्ध जो है वो कोई सोल्यूशन नहीं है, युद्ध के बाद जो है एक शांति वार्ता होनी चाहिए, डिप्लोमेसी, डायलॉग, ये सब चीजें होनी चाहिए। और जैसे प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत ने हमेशा से बुद्ध की बात करी है, युद्ध की बात नहीं करी है जी। और हमने तो बल्कि बहुत सहा है। पाकिस्तान जैसा देश, उसने अमेरिका के साथ मिलकर ऑलमोस्ट वो नेटो टाइप ऑफ उनको पार्टनरशिप बन गई उनकी, और भारत के अंदर आतंकवाद फैलाता है, भारत के हिस्सों को लेके बैठा हुआ है और चीन से उनको मदद मिल रही है। तो एक तरीके से भारत तो ये सब सह रहा है कि किस तरीके से जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हमारे खिलाफ चलती रही है, फिर भी हम सहते रहे, हम कहते अच्छा शांति वार्ता करेंगे। तो यही बात प्रधानमंत्री ने रूस और यूक्रेन के मसले पर कही है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये अमेरिका के चुनाव आने वाले हैं, उसमें जो बीच में अमेरिका के अंदरूनी हालात बन रहे हैं, तो उसकी वजह से ये कमेंट्स दिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, और जिस तरह से अमेरिका के वहाँ मौजूदा हालात हैं, अगर वहाँ की बात करें तो एडवांटेज जो जिस तरह से ट्रंप को दिख रही है, तो वो भी कितना बड़ा फैक्टर होगा, वो भी अपने बयान लगातार देते रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले इंडिया की बात करते हैं। हमारे साथ सूरज गोयल जी भी पूर्व राजनीतिक जुड़े हुए। सुरेश जी, एक्सपर्ट कहते हैं कि जो पर्सनल केमिस्ट्री होती है दो राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच में, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच की केमिस्ट्री सभी लोगों ने देखी, जिस तरह का स्वागत उनको किया, पुतिन अपने फार्म हाउस ले गए। तो क्या ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की पर्सनल केमिस्ट्री भी कोई एक रोल प्ले कर सकती है अगर एक मीडिएशन की बात की जाए? देखिए, पर्सनल केमिस्ट्री अच्छी चीज होती है, जरूरी भी होती है। जब आपस की बातचीत करनी होती है तो पर्सनल केमिस्ट्री उसमें काफी कंट्रीब्यूट करती है, काफी फायदा होता है, बातचीत सहज हो जाती है, आराम से बातचीत हो पाती है। लेकिन पर्सनल केमिस्ट्री से जो बेसिक मुद्दे हैं, बेसिक मुद्दे पर्सनल केमिस्ट्री से सॉल्व नहीं होते। बिल्कुल, बेसिक मुद्दे दो देशों के बीच में जो होते हैं, वो जब मुद्दे को सुलझाया जाए, देखा जाए कि मुद्दे की वजह क्या है और उस वजह को दूर किया जाए, तब वो सॉल्व होते हैं ये। तो अगर हम बात करें, ये जो कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी बीच में मीडिएशन करें, तो मुद्दा क्या है सोवियत रशिया और यूक्रेन के बीच में? मुद्दा यह है कि आप देखिए,
जब ये कोल्ड वॉर खत्म हुई थी उस टाइम पर ये तय था कि नेटो का एक्सपेंशन आगे नहीं होगा, लेकिन नेटो का एक्सपेंशन होता चला गया। जी जो देश अलग हुए थे वो देश नेटो में शामिल होते गए। तो पहली बात तो ये कि नेटो का जो एक्चुअली रीजन था बनने का वो था कोल्ड वॉर, कि सोवियत यूनियन को एक जो लिमिट किया जाए, रिस्ट्रेंट किया जाए। अब जब सोवियत यूनियन ही खत्म हो गया, रिजोल्यूशन हो गया, कोल्ड वॉर खत्म हो गई, तो नेटो का औचित्य क्या है? मुझे आज तक अभी तक ये समझ में नहीं आया। तब सिक्योरिटी की बात करते हैं कि सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, किसकी सिक्योरिटी, किसके खिलाफ की सिक्योरिटी कर रहे हैं ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है ये। और उसके बाद में वो कहते हैं कि नेटो आगे बढ़कर के बिल्कुल रशिया के बॉर्डर तक पहुंच जाएगा, जी ब्लैक सी में जाएगा वो ये। तो जब ये जाएगा तो रशिया को भी अपनी सिक्योरिटी देखनी पड़ेगी। तो यूक्रेन का मुद्दा खाली यूक्रेन का नहीं है, यूक्रेन का मुद्दा रशिया को अपनी सिक्योरिटी का एक बहुत अहम मुद्दा लगता है ये। और जब तक ये यूरोपियन सिक्योरिटी की बात सॉल्व नहीं हो जाती है तब तक मैं नहीं समझता हूं कि किसी के भी बीच में बोलने से कोई फायदा होगा। इससे पहले विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा था कि जब यूरोप की कोई प्रॉब्लम होती, हमारी कोई प्रॉब्लम होती है वो हमारी प्रॉब्लम है, और जब यूरोप की प्रॉब्लम है वो वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। तो वही लहजा यहां पर सामने आ रहा है जी कि भैया ये जो प्रॉब्लम यूरोप की है ये आपकी भी प्रॉब्लम है, आप इसमें हस्तक्षेप कीजिए। अरे भाई क्यों हम हस्तक्षेप करें, हमारे को क्या मिल जाएगा इसमें ये? तो मैं समझता हूं। चलिए, आपकी इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए एसडी मुनि जी भी हैं, उनसे समझना चाहूंगी। एसडी मुनि जी, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि भारत को ये रूस की और नाटो की जो पूरी की पूरी अमेरिका की जो वर्चस्व की एक तरह से लड़ाई है यूक्रेन के बहाने से, इसमें पढ़ना ही नहीं चाहिए? वो कुछ भी बयान दें कि भाई आप हीरो बन जाइए, आप ही हैं जो करा सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि इसमें नहीं पढ़ना है हमें। देखिए, कुछ माने में आप ठीक कह रही हैं। अगर आप आज के भारत को देखें, मोदी का जो भारत है वो नेहरू के भारत की तरह है, जहां विश्व की बड़ी शक्तियां आपस में एक दूसरे से उलझी हुई हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम इसका समाधान क्या करें। और इसीलिए भारत पे मांग बढ़ेगी, यहाँ तक कि चीन की भी मांग बढ़ेगी। देखिए, चीन भी बार बार कह रहा है कि हम जहाँ हैं वहाँ रहेंगे, लेकिन आप हमसे दोस्ती कीजिए, हमारी इकोनॉमी को आने दीजिए। उसकी वजह है भारत की अपनी स्थिति और इन लोगों के आपसी झगड़े। अब जहां तक यूक्रेन और रूस में शांति का सवाल है, यूक्रेन और रूस बात करने वाले थे, इंग्लैंड और अमेरिका ने मना किया करीब 2 साल, ये कुछ महीने पहले। और वो लोग बीच में आके कहा उन्होंने कि बात बंद करो, क्योंकि नेटो और अमेरिका का इरादा ये है कि रूस को ह्यूमिलिएट किया जाए और रूस को उनकी अमेरिका की शर्तों पर वहां से विड्रॉ करने को कहा जाए। यही बात जेलेंस्की ने कही। जेलेंस्की ने नहीं कहा कि मोदी जी उससे, पुतिन से कहिए कि हमारे यहाँ से हट जाए। पुतिन ने पहले ही कहा हुआ है कि हम आपसे बात करने को तैयार हैं, टेबल पे बैठने को तैयार हैं, लेकिन आप अपनी शर्तें उस पर नहीं थोप सकते। और अभी इस हालत में यूक्रेन है ही नहीं। जहां तक दूसरी खबरों का सवाल है, साफ है कि अमेरिका और नेटो इस वॉर को आगे बढ़ाने में कोई संकोच नहीं करेंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य वही कोल्ड वॉर वाला उद्देश्य है कि रूस को नीचा दिखाना है। और मैं समझता हूं पुतिन का रूस इस बात को गवारा नहीं करेगा। इसीलिए हमें अपनी स्थिति समझते हुए, ये ध्यान रखते हुए कि आपस में सही माने में शांति के पक्ष में अभी कोई नहीं है। रूस शांति के पक्ष में है अपनी शर्तों पर, वेस्ट शांति के पक्ष में है अपनी शर्तों पर, और ऐसे में हमको एक संतुलन रखते हुए अपने हितों को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी जहां तक दिल के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, शांति की बात करते रहे हम लोग, संतुलन की बात करते रहे। बिल्कुल, ये शांति की बातें होती हैं। अमेरिका की तरफ से स्पोक्सपर्सन कहते हैं कि जी भारत से बड़ी उम्मीद है, मोदी जी से उम्मीद है, और उसके कुछ घंटों पहले ही नए एडवांस हथियार यूक्रेन को सप्लाई कर देते हैं। दीपक जी, तो ये कौन सी शांति चाहते हैं वो, और शांति चाहते भी हैं या नहीं चाहते? एक इसका मैं जवाब देता हूं फॉरेन सेक्रेटरी साहब, विद योर परमिशन, बिफोर फॉरेन सेक्रेटरी साहब बोलेंगे। एक चीज मैं इतना कहना चाहता हूं मैम, वो जो वॉशिंगटन में बुजुर्गवार बैठे हैं, उम्मीद है कि नवंबर में वो चले जाएंगे वहां से। अगर बात सुन रहे हैं, आप में दम है तो वो बेगिंस्की, वो जो यूक्रेन का जोकर है, उसको बोल दो
फॉरगेट अबाउट नेटो, नहीं आएगा तू नेटो में, क्योंकि रूस ने क्या कहा है कि अगर तुमने कुछ किया, ये F-16 यहां वहां बिठा दिए, मैं वहां हमला करूंगा। मैडम, यूरोप बिल्कुल साथ है रूस के, अमेरिका तो बहुत दूर है। मेरे यूरोपियन दोस्त कहते हैं अरे हम कहां फंस गए इसके अंदर, रूस तो पहले हमें ठोकेगा, अमेरिका को तो बाद में ठोकेगा, हम नहीं मरना चाहते, यूक्रेन गया अमृतसर के छोले खाने, ये उनका विचार है। बिल्कुल, हंगरी की तरफ से तो हमने देख भी लिया उनका एटीट्यूड, अभी से धीरे धीरे खिसकने लग गए हैं छोटे छोटे देश जिनकी सीमाएं लगती हैं यूक्रेन के साथ। इस बीच अगर हम आपसे शशांक जी समझना चाहें कि पुतिन की जो शख्सियत है, जिस तरह के पुतिन का एक हमने पूरा पर्सोना देखा है, उनके जो फैसले देखे हैं पिछले 24 सालों के उनके टेन्योर में, तो आपको लगता है कि पुतिन इतनी आसानी से शांति चाहते होंगे या वाकई में वो भी एक वे आउट ढूंढ रहे हैं? देखिए, ऐसा जब तक पुतिन साहब रूस में नहीं आए थे, रूस के जो खैरख्वाह थे, जो उनके टॉप लीडरशिप थी, वो अपना पैसा अधिकतर अमेरिका में और इंग्लैंड में रख रहे थे, और अमेरिका ने सोचा है कि शायद परमानेंटली लॉन्ग टर्म इसी प्रकार से रूस चलता रहेगा और हमारे दबाव में आ जाएगा। तो दोस्ती की बातें करी गई, कॉमन यूरोपियन स्पेस की बातें हुई, यूरोपियन कोऑपरेशन की बातें हुई कि सब सोल्यूशन निकाले जाएंगे ओएससी के अंडर में। लेकिन वो पुतिन साहब ऐसे निकले कि वो कहते हैं कि नहीं, मैं तो देखता हूं कि रूस जो है किसी जमाने में ग्लोबल पावर था और उसमें हमारे चीन, भारत और जो भी और पूरे विश्व के सब देश है, सब मिलजुल कर जो है सबको मिलके चलना है, और इसमें मल्टी अलाइनमेंट की जो बात भारत करता है, तो वो उसी तरह की बात उन्होंने करी है। वो यूरोप की तरफ भी देखते थे और एशिया की तरफ भी देखते थे। तो मैं समझता ये हूँ कि ये बात उनको पसंद नहीं आई है वेस्ट में, कि एक तरीके से बिल्कुल करीब करीब पहुंच गए थे रूस को नॉन एंटिटी बनाने के लिए, और सोचा था गैस पंप है, स्टेशन है, वो गैस लेते रहेंगे, वहां से तेल लेते रहेंगे, वो उसका काम करते रहेंगे। लेकिन सडनली एकदम से ऐसा आदमी वहां नेता बन के आ गया जिसने कि कहा कि नहीं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप और पूरे विश्व में हम अपना वो प्रचार बना के रखेंगे। भारत के साथ में दिक्कत यह है कि हम चाहते हैं कि विश्व की सारी शक्तियां एशिया में शांति की तरफ बात करें, लेकिन जिस प्रकार से नेटो रूस को दबाने की कोशिश कर रहा है, उससे चीन ऊपर उभरता जा रहा है। चीन के बारे में कई बार नेटो ने कहा है कि नहीं, चीन को भी हम दबाना चाहते हैं, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में आप देखेंगे कितने अमेरिका के और बाकी जगहों के डिप्लोमेट्स भागे भागे गए हैं चीन में मनाने के लिए कि भाई हुथीज को मना कीजिए कि हमारे जहाजों के ऊपर हमला ना करें, अरे भाई कुछ करिए, किसी तरीके से मिडिल ईस्ट में पीस करवाइए। तो मैं समझता ये हूँ कि वो चीन को बढ़ा रहे हैं और रूस के ऊपर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरीके से जो भारत ये चीज नहीं चाहता है, वो चाहता है कि रूस के साथ में उनके रिश्ते मजबूत रहें जैसे हमेशा से थे, और रूस जो है चीन का एक सब्सिडरी पावर ना बन जाए। तो वो भारत की बहुत तेज इस समय डिमांड रही है, और पूरा जो कुछ भी कर सकता है भारत अवश्य करेगा इस मामले में। बिल्कुल। तो क्योंकि वो हमारे को देखना है कि एशिया में शांति होनी है, और चीन और पाकिस्तान हमारे ऊपर एक टू फ्रंट वॉर ना इम्पोज करें। बिल्कुल, हमने जिस साफ तरीके कर से दिया अमेरिका है चाहता नहीं चाहता, लेकिन हो वही रहा है। बिल्कुल, हमने साफ कर दिया है कि हम अपने हित पहले देखेंगे, कोई हमें दबा नहीं सकता है, और अब अगर आप हमारी जरूरत है तो आपकी जरूरत हमसे ज्यादा है, हम सबसे बड़ा बाजार भी हैं और आपकी हमारे ऊपर डिपेंडेंसी भी है, तो कहीं ना कहीं आप हमें पहले की तरह से ट्रीट नहीं कर सकते हैं। बदला हुआ भारत है। सुरेश गोयल जी, अमेरिका के लिए कहीं ना कहीं एक फेस सेविंग की भी एक दिक्कत आ रही है क्या? दुरुस्त कीजिएगा अगर मैं गलत हूं, कि आपने प्रतिबंध लगा दिए, रूस को आर्थिक चोट पहुंचाने की कोशिश की, वो भी नहीं हुआ, अलग थलग करने की, कमजोर दिखाने की कोशिश की, अपनी सुप्रीमेसी साबित करने की कोशिश की, वो सब कुछ हो नहीं पा रहा है, तो अमेरिका इस वक्त खिसिया हुआ है या उसको वे आउट नहीं मिल रहा है? एब्सोल्युटली। देखिए, खिसियाना या वे आउट नहीं मिलना, ये शब्द जो है बड़े एक्सट्रीमिस्ट शब्द हो जाते हैं, तो मैं ये शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन जरूर इतना कहूंगा कि अभी अमेरिका के लिए वो एक सांप और छछूंदर वाली बात हो गई है कि ना खाते बन रहा है ना छोड़ते हुए बन रहा है। ये तो आप उसको कहिए फेस सेविंग की बात करिए, तो हो सकता है वही है ये। दरअसल बात यह है कि जब ये शुरू हुआ था उस टाइम पर शायद यूएसए ने भी नहीं सोचा था कि ये वॉर इतनी लंबी चलेगी, और यूक्रेन के जो क्या नाम है उनका, जेलेंस्की, उन्होंने भी शायद ये नहीं सोचा था कि यूएसए की मदद के बावजूद ये वॉर इतनी लंबी खींच जाएगी। मैं ये समझता हूं कि पुतिन खास तौर पर उन्होंने ये, उनका डिटर्मिनेशन है, उनकी ये एक साधना समझ लीजिए जो भी है, उन्होंने ये, उनका प्लेज है ये कि वो रशिया को सिक्योरिटी के मामले में जो पहले सोवियत यूनियन की स्थिति थी, वो रशिया को उससे पीछे नहीं रखेंगी।
और रशिया की सिक्योरिटी को उसी लेवल तक लाने के लिए ये जरूरी है कि उनके आसपास के क्षेत्र वो एक नेटो के बंधन में ना बन जाए और हमेशा रशिया के लिए खतरा बने रहे। तो इसीलिए अमेरिका ने कमिट तो कर लिया। अब वहां पर गाजा में युद्ध शुरू हो गया, उधर हिजबुल्लाह चालू हो गया, मिडिल ईस्ट में शुरू हो रहा है, इंडो पैसिफिक में चाइना से शुरू हो रहे, ताइवान है, कोरिया है। तो ये ओवर स्ट्रेच हो गया है ये। अब अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा है कि कहां पर फोकस करे, कहां फोकस नहीं करे। तो यूक्रेन का युद्ध मैं ये समझता हूं एक तरह से एक लिटमस टेस्ट होगा कि आगे की स्थिति में जो आगे का जो एक वैश्विक बैलेंस है उसमें रशिया का और यूएसए का क्या इक्वेशन रहेगी। बिल्कुल। मुनीष जी, अगर आपसे समझना चाहें जी मुनीष जी कि क्या अगर, क्योंकि अमेरिका में इलेक्शंस भी होने वाले हैं, अगर वहां पर किसी तरह का सत्ता परिवर्तन होता है तो इस युद्ध की शक्ल सूरत क्या होगी? नहीं, युद्ध की शक्ल फिर भी वही रहेगी। मैं समझता हूँ ट्रम्प की कुछ मॉडरेट लैंग्वेज हो सकती है फॉर टेक्टिकल रीजंस, लेकिन अमेरिका का बेसिक इंटरेस्ट ये है कि रूस को उभरने नहीं दिया जाए। और वो पॉलिसी बहुत पुरानी है जो जैसा मैंने पहले कहा, हमारे मित्रों ने भी कहा है कि एक रिवाइवल है कोल्ड वॉर का। और उस कोल्ड वॉर में वो दिखाना चाहते हैं कि रूस की फजीती हो, रूस वहां से हार कर बाहर निकले। और ये आज का जो पुतिन का रूस है वो नहीं मानेगा। फिर मैं आपको एक और बात बता दूं कि एक तरफ तो शांति की बात करते हैं, दूसरी तरफ खबरें ये भी आती है कि नेटो ने फिनलैंड से बातचीत करके ये कोशिश की जा रही है कि एक और फ्रंट रूस के खिलाफ कहीं ना कहीं खोला जाए। मिलिटरीली अगर ऐसी कोई बेवकूफी नेटो करेगा तो आप समझिए, कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, कि हम लोग कोई बहुत बड़े वॉर में नहीं घुस जाएं और ये सारे विश्व के लिए अच्छा नहीं होगा। तो जो अमेरिका के बेसिक इंटरेस्ट है वो रूस से कॉम्प्रोमाइज के नहीं है, रूस के साथ को एग्जिस्ट करने के या वो पंचशील चरा के रिश्तों को विश्व को बनाने के नहीं है। अगर वो होते तो ना यूक्रेन शुरू होता ना नेटो बढ़ता। बिल्कुल। तो यहां पर क्या अमेरिका इस युद्ध को अपनी कमजोर होती अर्थव्यवस्था के बीच में लंबा खींचने में ही अपना फायदा देखता है, और क्या अमेरिका वाकई में इस युद्ध को रोकना भी चाहता है? और पुतिन की शख्सियत, पुतिन की मंशा इस सब के बीच में क्या है? रूस यूक्रेन युद्ध 2 साल 4 महीने से जारी है। आर्थिक नुकसान हो रहा है, लोगों की जान जा रही है, मासूम बच्चे जो हैं इस युद्ध का शिकार हो रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके ये युद्ध थम नहीं रहा है। शांति की बातें करते हैं और हथियारों की सप्लाई होती है, तो आखिर क्या इसका समाधान निकलेगा? उसी पर लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं, भारत की भूमिका क्या होगी। और अब बात करते हैं पुतिन की शख्सियत की। दीपक वोरा जी, क्या पुतिन की शख्सियत को अंडर एस्टिमेट किया अमेरिका ने, नाटो ने? अभी भी वही दौर समझ लिया रूस का जो बिखरा हुआ था, कमजोर था? ये इसका नाम जो है ना, व्लादिमीर, इसका मतलब होता है जो हमेशा विजयी होता है। और ये इसने साबित कर दिया, ये हारना नहीं चाहता है। इसने देखा है कि सोवियत संघ जब टूटा था उसके बाद 10 साल तक उसको एक बहुत बड़ा माइन समझा था, निकालते जाओ माल, निकालते जाओ, जो मिले उसको बेचो, करप्ट ओलिगार्क्स के साथ मिलके। उस समय तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी अमेरिका को भ्रष्टाचार की, अब एकदम से प्रॉब्लम शुरू हो गई है। मेरा ये मानना है, मैम, ही इज़ अ वेरी स्ट्रांग पर्सन। मैंने इनको बहुत करीब से 2-3 बार देखा है, इनसे बात भी हुई है। इज़ अ वेरी टफ पर्सन। और इसको अंडर एस्टिमेट इनकी जो ताकत है किया गया। उन्होंने ये भी कहा था पुतिन साहब ने कि कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन सबसे बड़ी दुर्भाग्य की चीज थी पिछली शताब्दी में। ये चीजें जब कोई कहता है, इसका मतलब है कि मैं अपने देश को मजबूत बनाऊंगा। चेचनिया में जब जंग हो रहा था तो ये नेटो साथ साथ बढ़ रहा था, लेकिन पुतिन साहब ने इसको इग्नोर किया क्योंकि वो रशियन फेडरेशन की यूनिटी को प्रिजर्व करना चाहते थे, चेचनिया के जंग को खत्म करना चाहते थे। दूसरी तरफ मैं एक चीज कहता हूं मैम, कि जिस तरह से लोगों ने नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर भारत की पर्सनालिटी को अंडर एस्टिमेट किया था, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, इसके अंदर भी लोहा है, पुतिन के अंदर भी लोहा है। मैम, इन्होंने अपनी पत्नी को, पुतिन साहब ने, तलाक हुआ था और उस समय के अगर आप देखेंगे क्या कहा था उनकी पत्नी ने कि भाई पुतिन इतना इन्वॉल्व है अपने काम में, देश की सुरक्षा में, कि मैं उनकी बाधा नहीं बनना चाहती। सो वी आर सेपरेटिंग, म्यूचुअल सेपरेशन। अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो अपने देश से प्यार करता है, एक पुतिन को मैंने देखा है और दूसरी तरफ मैं नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी को देखा। बिल्कुल। तो पुतिन की शख्सियत भी क्या इस युद्ध को अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेगी? और
रूस की जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत होती दिख रही है, यूरोपीय देशों की, अमेरिका की कमजोर। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध जो है वो किस तरह से अब तक नहीं रुकने का नाम ले रहा है, या फिर इसे रोकना कोई भी मुल्क चाहता ही नहीं है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान लगातार बढ़े हुए हैं। संतोष जी हमारे साथ हैं। सर, ये आपसे समझना चाहूंगी कि क्या आर्थिक तौर पर भी इस युद्ध को और लंबा खींचना पॉसिबल है, या फिर जो डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो तो चाहेंगे ही, उनकी लॉबी कि और लंबा खिंचता ही चला जाए, वही फायदे का सौदा है कमजोर होते अमेरिका के लिए? जी, ये सवाल किससे है? जी मेरे आपसे, से है? आप सॉरी, किससे है? आपसे सर, आपसे। अच्छा जी। देखिए, अमेरिका तो खैर चाहेगा कि उसकी जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसको जितना फायदा हो सकता है वो हो, लेकिन जैसा पहले हमारे एक को पैनलिस्ट ने कहा था कि यूरोप के देश भी इस जंग को देखते हुए ये समझ गए हैं कि इसमें उनका कोई कहीं से कोई फायदा होने वाला नहीं है। उनकी गैस की सप्लाई, एनर्जी सप्लाईज डिसरप्ट हो गई है, एनर्जी के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है उनको, उनका जो माइग्रेशन की प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है, इंस्टेबिलिटी हो रही है, इकोनॉमी उनकी डाउन हो रही है। जर्मनी का हाल देख लीजिए आप, फ्रांस नहीं चाहता है। मैं अभी सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज की तो बात कर ही नहीं रहा हूं, मैं जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं जो कि नेटो का पहले से ही हिस्सा रही हैं, उनको भी इस जंग का हिस्सा बनने में दिक्कत है। तो मैं ये समझता हूं कि इस जंग में किसी को भी कोई शौक नहीं है। ज्यादातर देश यूरोप के भी ये चाहते हैं कि ये जंग जितनी जल्दी खत्म हो उतना अच्छा हो, लेकिन जैसा कि पहले बात हुई थी कि इस जंग में सबसे पहली चीज ये कि कोल्ड वॉर वाली सिचुएशन है ये, कि यूएसए चाहता है कि रशिया नीचे रहे और रशिया चाहता है कि उसका कद जो पहले सोवियत यूनियन का था वही कद उसका बरकरार रहे। तो जब तक ये इसका यूरोपियन सिक्योरिटी का मसला हल नहीं होगा ये जंग खत्म होने वाली नहीं है। और मैं समझता हूं कि ये सुप्रीमेसी की लड़ाई है पूरी घुमा आखिरी जी, बिल्कुल बिल्कुल जी, सुप्रीमेसी की लड़ाई है, किसी को सोवरेनिटी नहीं देखनी है यूक्रेन की, यहाँ सुप्रीमेसी की लड़ाई है। लेकिन आर्थिक मोर्चों पर कौन किसका पलड़ा भारी पड़ेगा, आंकड़े जो रूस के हक में जाते हैं क्या वो मजबूत दिखेंगे या फिर नाटो, तो ये देखना दिलचस्प रहेगा, क्योंकि ये जंग लंबी जितनी चलेगी उसको सस्टेन कौन बेहतर कर पाएगा। तो एक और युद्ध जो है रूस यूक्रेन के इतर मिडिल ईस्ट में चल रहा है। दूसरा युद्ध जो है वो लड़ा जा रहा है इजरायली आतंकी संगठन हमास और हिजबुल्लाह से। दो फ्रंट की लड़ाई लड़ी जा रही है इजराइल की तरफ से। हमास के ठिकानों पर लगातार हमले जारी हैं। अब इजराइल की फौजें गाजा के खान यूनिस इलाके में हमले कर रही हैं। यहां मिसाइल अटैक और बम लगातार गिराए जा रहे हैं। इजराइल का दावा है कि हमास की 24 बटालियन को उसने खत्म कर दिया है, लेकिन 4 बटालियन राफा के खान यूनिस शरणार्थी कैंप में छिपी हुई हैं। दीपक सर, यहां पर देखें तो मिडिल ईस्ट में इजराइल, जिसको हम लोग कहते थे कि उसने अपने आसपास एक ऐसा कवच, एक ऐसा किला बना लिया है जिसको कोई भेद नहीं सकता, उसके एग्जाम्पल्स दिए जाते थे कि सीखना है सिक्योरिटी के लिए तो इजराइल से सीखो, और वहां पर अभी तक ये हमले जारी हैं। चाहे वो कितनी ताकत से इनको खत्म करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन खत्म नहीं हो पा रहे। 9/11 को अमेरिका की ताकत एक्सपोज हो गई थी, सबने कहा था इनविंसिबल है, नहीं थे। और 7 अक्टूबर पिछले साल को जो हुआ है, लोग ये समझ गए हैं कि इजराइल एक ऐसा देश है जो घिरा हुआ है दुश्मनों से। अपनी सर्वाइवल के लिए उसे बहुत कुछ करना है। उसका भी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बहुत शक्तिशाली है, लेकिन ये साबित हो गया कि इंटेलिजेंस फेलियर था, ये था वो था, और इजराइल वो नहीं कर पाया जो उसको करना चाहिए था। अब जो मैं देख रहा हूं मैम कि हमास को ओब्लिटरेट करना, तो पूरा उन्होंने, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं बीबी नेतन्याहू, जो नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी के बहुत मित्र हैं, उन्होंने ये कहा है कि हमारा ऑब्जेक्टिव है हमास को खत्म कर देना। जबकि हमास और हिजबुल्लाह का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि यहूदियों को, मैम आई रिपीट, यहूदियों को जीने का अधिकार नहीं है। अगर दोनों तरफ इस तरह की पोजीशन है तो फिर अगेन मीटिंग ग्राउंड कहां पर बनती है। ये युद्ध चलेगा, इजराइल बुरी तरह से हमास के ऊपर फोकस करेगा, और हिजबुल्लाह अगर बीच में कूद पड़ा, फाइनली अगर इजराइल की एग्जिस्टेंस, जिसको हम कहते हैं एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मैम, कभी हुआ, आई विल नॉट बी सरप्राइज। हम सब जानते हैं इजराइल के पास परमाणु हथियार हैं, अगर वो उनका प्रयोग करता है आई विल नॉट बी सरप्राइज। और अगर हुआ, फिर आप कह रहे थे शुरू में, तीसरा विश्व युद्ध और चौथा विश्व युद्ध लड़ा जाएगा डंडों के साथ और पत्थरों के साथ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये युद्ध न्यूक्लियर युद्ध की शक्ल भी ले सकता है अगर ये युद्ध ऐसे ही चलता है। मच मोर देन यूक्रेन रशिया, मच मोर देन। मुनी साहब, आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध है वो फिर भी
कुछ उसके दायरे हैं, कुछ उसके नियम कायदे हैं, क्योंकि वो सुप्रीमेसी की लड़ाई है, लेकिन यहां पर तो अस्तित्व की लड़ाई है। सही कह रहे हैं आप। देखिए, रूस और यूक्रेन में जो मेरी समझ है, अभी स्थिति ये है कि रूस स्टेटस को पे पीस करने को तैयार है, क्योंकि जो क्षेत्र उनको लेने थे उस पर उन्होंने अपना हक जमा लिया है और वो ये चाहेंगे कि नेटो आगे नहीं बढ़े। अगर ये दो शर्तें वेस्ट को मंजूर हो तो यूक्रेन की तबाही रुक जाएगी, बच्चों का मरना वहां रुक जाएगा और उसी के ऊपर काम करना चाहिए और किया जा सकता है। अगर नेटो ये मान ले कि हम बढ़ेंगे नहीं आगे, और जो रूस ले गया है दो बड़े बड़े प्रदेश, जी। वो उसके पास रहेंगे, वो उनको नहीं छोड़ेगा। जहां तक वेस्ट एशिया का सवाल है, इजराइल कोई भी बेवकूफ़ी कर सकता है, जैसे दीपक ने बिल्कुल सही कहा। अगर वो न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करेंगे तो सही माने में ये युद्ध का इतना बड़ा विस्तार होगा जिसको दुनिया संभाल नहीं पाएगी। लेकिन उसके बिना भी अगर न्यूक्लियर वेपन नहीं करते हैं तो भी एक सबसे बड़ी बात यह कि नेतन्याहू को पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए इस वॉर को जारी रखना है। अगर जहां वॉर बंद होगा वहां नेतन्याहू जाएंगे, तो उनके पॉलिटिकल स्टेक्स भी बहुत बहुत ग्रेट है। और दूसरी तरफ जो वॉर का एक्सपेंशन हो रहा है वेस्ट एशिया में ऑलरेडी, वो आगे बढ़ेगा। ये सही बात है कि वो हमास को नहीं हरा पाए हैं और हटा पाएंगे नहीं उसको। तो उसका सीधा नतीजा यही है कि अगर नेतन्याहू और इजराइल अपनी जिद पे बने रहें तो ये लड़ाई आगे बढ़ेगी और अंततोगत्वा इजराइल का ज्यादा नुकसान होगा। हमास का तो नुकसान हो ही गया है, बहुत सारा नुकसान हो चलिए, गया हमास है। के साथ हिजबुल्लाह भी आ गया है। इजराइल को 2 फ्रंट वॉर यहां पर लड़नी है, और इजराइल के अगर अस्तित्व पर बात आती है तो दीपक जी कह रहे हैं कि ये युद्ध किसी भी हद तक जा सकता है जिसमें न्यूक्लियर ऑप्शन से भी इनकार नहीं किया जा सकता है।